हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बच्चों, फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को, क्योंकि इसमें बच्चा को मैथ्स नहीं आता है। तो जब भी बच्चा को मैथ्स नहीं आएगा तो फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग फिजिक्स में जो भी आज हम पढ़ाई करेंगे तो फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों व्यू से करेंगे। साथ में हम लोग पढ़ाई किस चीज का करेंगे भाई, तो 11th 12 साथ में जेई मेन और एडवांस और प्लस नीट का भी, मेडिकल का भी हम लोग तैयारी करते चलेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है क्या कि 11th में क्या क्या पढ़ना है। तो 11th में हम लोग एनसीईआरटी के अलोंग देखें तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में क्या पढ़ना है, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है जैसे साइंटिस्ट का नाम, फिजिक्स क्या है, ये सब बेसिक बात पढ़ना है, ये सब सिंपल। मेन फिजिक्स स्टार्ट है आपका सेकेंड चैप्टर से। तो सेकेंड चैप्टर में क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हमारा सेकेंड जो चैप्टर है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है। तो यूनिट्स मेजरमेंट चैप्टर से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जेई मेन, एडवांस और नीट के व्यू से कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो यदि हम जेई के व्यू से देख लें, जेई मेन, इससे एक क्वेश्चन पूछता है, और नीट के व्यू से भी हम लोग देखें तो इससे हमारा एक क्वेश्चन पूछता है। आपको जेई मेन एडवांस में तो नहीं, मतलब मेन में एक क्वेश्चन पूछता है और नीट में भी एक क्वेश्चन पूछता है। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, 11th के एग्जाम में क्या पूछता है। तो 11th के एग्जाम में हर स्कूल अपने अपने व्यू से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन जनरली सारे स्कूल 11th में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या इसी को बहुत लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ना कहता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं भाई कि यूनिट्स एंड डायमेंशन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन सर चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोगों को पढ़ना है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी, पहला वर्ड है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर कर सकते हैं भाई, तो लॉ ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से जो हम लोग मेजर करेंगे वही तुम्हारा जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो अब बोलो कि भाई फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग मास ये फिजिकल क्वांटिटी है ना। टाइम तो हमारा मास, टाइम, उसके बाद हमारा आता है लेंथ, फोर्स, ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके। जैसे मास है तो मास को हम लोग मेजर करते हैं, बोलते हैं कि 5 केजी चावल दो या 2 केजी चावल दो, या हम लोग टाइम बोलते हैं कि भाई अभी 12:30 हुआ है या 2 बजा है। ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ होता है टाइम भी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, या ये इस पेन का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये भी एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स है तो फोर्स भी एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि हमारा जैसे फोर्स, हम मान लो कि इस बोर्ड पर हम बोले कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये 10 न्यूटन जो हम लोग लगा रहे हैं, इस बोर्ड पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन जो लगा रहे हैं, तो ये भी 10 न्यूटन क्या है, वैल्यू है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या है, फोर्स है। तो हमारे पास फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक चीज आया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं है। तो सबसे पहले गुस्सा, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हैप्पी या हैप्पीनेस, ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये लव, ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देखो एक चीज बताओ, अब कोई कहे कि तुम कितना खुश हो,
ये हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते हैं। गुस्सा, तुम बहुत गुस्सैले हो, लोग बोलता है ना कि तुम बहुत गुस्से हो वाले हो, तो भाई कितना गुस्सा हुआ, 2, 3, 4, ये कैसे बता सकते हैं? तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब प्यार में क्या होता है? बहुत लोग लड़का लड़की कहता है, गर्ल्स लोग, ये मान लो ये गर्ल्स है और ये तुम्हारा बॉयज है, ये बॉयज है, ये लोग, अब लड़की बोल रही है लड़का से, बॉय से, लड़की बोल रही है लड़का से कि आई लव यू, और लड़का भी बोला भाई लड़की से कि आई लव यू, गर्ल में आर, सॉरी। तो एक बात बताओ, लड़की लड़का से ज्यादा प्यार करती है या लड़का लड़की से ज्यादा प्यार करता है? हम बता सकते हैं क्या? तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। ये एक फेक वर्ड है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब जैसे ये पेन, तो देखो ये लेंथ ऑफ जो पेन है, लेंथ ऑफ पेन जैसे 2 सेंटीमीटर, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो हम बता दिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिसको हम लोग मेजर कर सके। तो कैसे मेजर कर सकते? लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार। जैसे मास है तो हम लोग उसको मेजर करते हैं ना फिजिक्स में, कोई भी मास के लिए हमारे पास बहुत सारा, जैसे केजी है, ग्राम है, यूनिट है, बहुत सारा। उसी तरह लंबाई के लिए हमारे पास मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे कुछ ना कुछ मेजर तो होता है। टाइम के लिए हमारे पास घड़ी होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं 12 बज गया या 2 बज गया, या मोबाइल से देखकर बताते हैं। उस टाइप का प्यार को मापने का कोई मशीन है? नहीं है। गुस्सा का, हैप्पीनेस का कोई है? नहीं है। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मेजरेबल हो, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसके अनुसार? लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार, फिजिक्स के लॉ के अनुसार। वही हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। समझ गए सब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्लियर है? चलो बच्चों, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो। अब समझ गया पूरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब थोड़ा सा हम इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं। और बच्चों देखो, कॉपी कलम लेकर बैठो पढ़ाई करने। केवल सुनने से कहानी नहीं होगा, क्योंकि कहानी सुनोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर भूल जाओगे। इसलिए जब भी बैठो तो कॉपी कलम लेकर बैठो। चलो इसको मिटाते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या है? ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म ऑफ which the law of physics can be expressed are called physical quantity। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं भाई? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे बहुत सारा चीज हम लोग डायरेक्ट मेजर करते हैं और बहुत सारा चीज जो है इनडायरेक्ट मेजर करते हैं। जैसे हम लोग मास को डायरेक्ट मेजर करते हैं, लेकिन फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन दोनों मालूम होना चाहिए, तो इनडायरेक्ट है। तो वही बोल रहा है कि या तो तुम डायरेक्ट मेजर करो या तो इनडायरेक्ट मेजर करो। ठीक है? जैसे लेंथ है तो हम लोग को डायरेक्ट मेजर करते हैं, है ना? लेकिन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या है? एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यानी लेंथ और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये कैसा मेजरेबल है? इनडायरेक्ट। तो वही बोल रहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी जो भी हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ क्या है? लॉ है। अब इसी तरह नहीं है कि कुछ भी मेजर कर लेना है। कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और किसके लॉ के अनुसार? फिजिक्स के लॉ के अनुसार। और उसी को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जो दिखाते हैं उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखो एक चीज और है, यहां पी क्यू का मतलब होगा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है एन इंटू यू, जहां एन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है,
नोमेरिकल वैल्यू, और U जो है यूनिट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू। देखो हमारा फिजिकल क्वांटिटी का हमने फॉर्मूला क्या बताया, n इंटू यू। n इंटू यू का मतलब ये हुआ, n जो हुआ ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और u जो हुआ आपके पास कंपैरिजन वैल्यू है। तो n इंटू यू जो है, तो n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और u जो है कंपैरिजन वैल्यू। तो बताओ सर इसका क्या यूज है, यहां पे एकदम यूज है। एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, ये एक हाथी है, एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, एलिफेंट को ई से। और ये जो है, जो हमारा ये बड़ा वैल्यू हुआ, ये हमारे पास काऊ है, काऊ को सी से। हम लोग जानते हैं कि एलिफेंट का मास जो होता है ज्यादा होता है और काऊ का मास क्या होता है, कम होता है। तो हम मानकर चल रहे हैं, ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं कि एलिफेंट का जो मास है वो 500 केजी है और काऊ का मास जो है 50 केजी है। एलिफेंट का मास कितना है, 500 केजी, और इसका क्या है 50 केजी। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, n इंटू यू। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि मास ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट का मास है इसका कितना है, 10 टाइम्स है, मतलब 10 गुना है कौन, एलिफेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं n का वैल्यू 10 इंटू मास ऑफ क्या, काऊ, काऊ cm। क्योंकि हमने आपको u को जो बताया है वो कंपैरिजन वैल्यू बताया है, तो हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, काऊ और एलिफेंट के बीच। ये काऊ है और ये एलिफेंट का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ एलिफेंट इक्वल टू 10 टाइम्स मास ऑफ काऊ। क्लियर हो गया। और भी बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे मान लो कि हम लोग का ये बोतल है और मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। तो ये मेरा हाथ जो है, इस बोतल का कितना लेंथ है, देख लो, 1 2 और ये अप्रॉक्स 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंड, किसका हैंड, अभिषेक सर का हैंड जो है वो 3 टाइम्स है किसके, बोतल के। कौन सा बोतल का, ये जो हमारा ये बोतल है जिसको हम लोग किनले, लगता है किनले कंपनी का है बोतल। तो बोतल के, कौन सा बोतल के, सारे बोतल का नहीं, ये जो मेरे पास है किनले कंपनी का। तो हम लोग इसी को जो बोल रहे हैं, हम लोग किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इस बोतल और अपने हाथ के बीच, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और इस बोतल का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। तो देख लो 1 2 और ये फिर क्या हो गया 3। तो हम लोग, यही तुम्हारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी, जहां पर यू जो है आपके पास यूनिट है, या आम भाषा में इसको बोल सकते हो कंपैरिजन वैल्यू। और आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो PQ इक्वल टू n इंटू यू, जहां n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और u जो है आपके पास यूनिट या कंपैरिजन वैल्यू। तो ये तो क्लियर हो गया। किसी को डाउट है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इसको लिखो सब, और जब भी लिखो सब तो भाई देखो, केवल सुनो नहीं, सुनने से कोई फायदा नहीं है। कॉपी कलम लेकर बैठो और साथ में आप जो भी है नोट्स बनाओ। और सबसे अच्छा नोट्स जो होता है अपना नोट्स होता है, अपने भाषा में। ऐसे तो हम करवा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी अपने भाषा में नोट्स जो होता है सबसे बेस्ट नोट्स होता है। चलो, तो आप लोग लिख भी लिए होंगे, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों का पहला जो होगा वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
दूसरा जो होता है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा जो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी जनरली बुक में दो ही टाइप का लिखा रहता है। एक लिखा रहता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा लिखा रहता है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन बहुत सारे बुक में आपको तीन टाइप भी लिखा रहता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव और सप्लीमेंट्री। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो तीन टाइप ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कहता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो देखो, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। ये डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। और टी जो है क्या है? टाइम है। तो यहां किस पे डिपेंड हुआ? दो पे डिपेंड हुआ, एक लेंथ पे डिपेंड हुआ और एक टाइम पर डिपेंड हुआ। तो ये तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। उसी तरह फोर्स है, तो फोर्स जो है आपका क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये किस पे डिपेंड है? मास पे डिपेंड है और फिर एक्सेलरेशन, यहां दो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है। वो कौन कौन होता है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, मास जो होता है ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे यहां पर हमने बताया ना कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड होगा? डिस्टेंस बटे टाइम, यानी लेंथ और टाइम पे डिपेंड होगा। उसी तरह लेंथ किसी पे डिपेंड होता है क्या? जैसे मास, हम लोग ये मास जो दिखा रहे हैं या लेंथ दिखा रहे हैं, ये टाइम दिखा रहे हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जिसको तुम लोग बोलते हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा, एम्पियर। लेंथ और टाइम तो मेजर तुम लोग जानते ही हो। टेम्परेचर तुम लोग बोलते हो ना कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस जो भी है, तो टेम्परेचर भी जो होता है किसी पे डिपेंड नहीं होता है। ये जो होता है टेम्परेचर भी जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आगे पढ़ोगे, जिसको हिंदी में हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं, और इसका ऐसा यूनिट कैंडिला होता है। और हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी पढ़ोगे आगे। इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इसका जो यूनिट होता है मोल होता है। ये जनरली कंसेप्ट जो है हमारा मिलेगा केमिस्ट्री में, और मैं फिजिक्स में भी मिलेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग 3 चीज पर मैकेनिक्स में ज्यादा डिस्कस करेंगे, मास, लेंथ, टाइम, और 12 में जाकर इलेक्ट्रिक करंट, और टेम्परेचर भी 11th में ही। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वो कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, साथ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और साथ क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे वेलोसिटी यहां डिस्टेंस बटे टाइम है, तो लेंथ पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है। फोर्स है तो किस पे डिपेंड है? मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड है। तो वही हमने लिखवाया है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड का मतलब हम लोग आम भाषा में लोग बोलते हैं व्यवहार, लेकिन यहां व्यवहार नहीं है, कह रहा है कि विच कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम, यानी डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, तो ये लेंथ पे डिपेंड है और टाइम पे डिपेंड है। और आगे लिखवाए हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉट यूजुअली डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। साथ में इसको हम लोग अदर फिजिकल के रूप में डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं,
या डिफिनेशन भी नहीं दे सकते हैं। ये इकलौता है, मास जो है सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो हो गया 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल तो क्वांटिटी है। तो कोई भी बोले कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो सीधा सीधे बोल सकते हो कि 7 फिजिकल क्वांटिटी को ही फंडामेंटल कहते हैं। इसका डेफिनेशन याद नहीं करना है क्योंकि ये सातों किसी पे डिपेंड नहीं होता है। चलो इसको लिख लो सब। देखो हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइप कितना होता है। तो टाइप में पहला हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कहता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिफाइनिंग ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, या इनडायरेक्ट रूप से बोलो कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, उसको हम लोग डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, और टाइम भी। ये किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पे यानी लेंथ पे, और टाइम पे यानी अदर पर डिपेंड है। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। और भी ले सकते हो, फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास पे डिपेंड है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड है। मास और एक्सेलरेशन अदर फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, दो फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। साथ में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बट चेंज इन टाइम, या वेलोसिटी बटे टाइम बोल सकते हो एक्सेलरेशन। तो ये किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे डिपेंड है और टाइम पे डिपेंड है। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, हम लोग बहुत सारा है, एक दो तो नहीं है। अब एरिया, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ऐसे एरिया को हटा ही दो, एरिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इसको हम लोग वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड है। ऐसे एरिया भी आपको डेराइव ही होगा क्योंकि ये एल स्क्वायर होता है, यानी डबल एल, यानी एल पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं बल्कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सारा एग्जांपल है हमारे पास डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का। मोमेंटम, ये भी एक प्रकार का क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो बहुत सारा चीज है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं हो, जैसे मास, मास कह रहे हैं, मास, टाइम। इसके बाद आपका कौन सा हो गया, मास टाइम के बाद हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आपका टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। ये तुम्हारे पास 7 जो हो गया फंडामेंटल हो गया। और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा है, इसका हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोग राइट कर लो। चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है। चलो देखो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर चुके, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर चुके। अब हम लोग तीसरा जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये थर्ड टॉपिक। देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है बहुत सारे बुक में नहीं भी देता है, लेकिन ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो मेन रूप से आता है, एक एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की बात करते हैं इसमें, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। देखो प्लेन एंगल में क्या है, हम लोग को पढ़ना कि प्लेन एंगल में हम लोग सबसे पहले जो काउंट करेंगे वो करेंगे, जैसे हम लोग को ये एक सर्किल है और ये सेंटर सीपी, सेंटर सीपी, ये एम, और ये हो गया थीटा, ये पूरा
ये हो गया R और ये हो गया L। तो थीटा इक्वल टू, जो इसमें प्लेन एंगल में जो होता है, थीटा इक्वल टू L बाई R। L का मीन्स होता है आर्क और R का मतलब होता है रेडियस, और ये थीटा जो होगा एंगल होगा एंगल इन रेडियन। अब चलो देखो, हमारे पास ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास पहला जो आता है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है सबसे पहले देखना है। तो प्लेन एंगल जो होता है, ये रेडियस हो गया सेंटर से P तक, ये P हो गया, और ये क्या हो गया रेडियस हो गया। तो ये रेडियस को हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं और इस PM को L यानी आर्क। तो आर्क बाय रेडियस करोगे तो यही तुम्हारा एंगल निकलेगा, और ये एंगल किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा, डिग्री में नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, डिग्री में नहीं निकलेगा, रेडियन। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो एंगल तो निकल गया, L बाई R कर देंगे, आर्क बाई रेडियस, हिंदी में उसी को आर्क को चाप, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। ये चाप बाई त्रिज्या, इससे आप एंगल तो निकाल लिए, लेकिन एक चीज बताइए हमको कि ये एंगल डिग्री में क्यों नहीं निकला। क्योंकि 9th 10th में जो भी हम लोग पढ़े हैं वो किस में पढ़े हैं, डिग्री में पढ़े हैं। तो देखो एंगल का ऐसा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। अब है कि सर 1 रेडियन किसको कहते हैं। तो देखो 1 रेडियन का जो हम लोग का डेफिनेशन होता है, 1 रेडियन, द एंगल subtended at the center by an arc equal to radius is called 1 radian. It is denoted by 1c। जैसे देखो हमारे पास 1 रेडियन किसको बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये आपके पास सर्कल है और ये सेंटर CP, ये रेडियस है। अब रेडियस तुम्हारे पास रेडियस के इक्वल आर्क हो जाए तो इसके बीच का एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। जैसे मान लो कि रेडियस तुम्हारे पास ये 5 सेंटीमीटर और इस PM भी 5 सेंटीमीटर, यानी L का भी वैल्यू, ये PM का भी वैल्यू 5 ही हो जाए तो इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। जैसे मान लो कि CP 10 और इस PM का भी वैल्यू 10 हो जाए तो इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। यानी CP इक्वल टू आर्क ऑफ PM, ये आर्क का साइन है तो एंगल PCM जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो 1 रेडियन क्या है, फिर से बता रहे हैं आपको, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब एंगल जो हो सेंटर पर इस तरह सबटेंड करे, बनाए, बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, मतलब जितना लेंथ ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये PM भी 5 सेंटीमीटर, तो इसके बीच के एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। अब एक चीज और ध्यान रखोगे तुम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया, इस पर ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग, रेडियन। किसका, एंगल का, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या हो गया, रेडियन। और दूसरा हम लोग को पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। देखो सबसे पहले यह जानना है कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं
वो ये पढ़े हैं कि भाई पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 समथिंग, जो मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं। और लेकिन मैथ्स में ही एक 11th में चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल, वहां पे तुम इस चीज को टीचर लोग पढ़ाएंगे कि जब वही रेडियन में चला जाता है तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो पाई/2 कितना हो जाएगा 180 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह पाई/3 रेडियन कोई कह दे तो कितना हो जाएगा देख लो 180/3 यानी 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल का एसआई, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या है रेडियन है, और रेडियन क्या है तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, मतलब जितना लेंथ रेडियस, यदि रेडियस या सीपी 5 सेंटीमीटर तो आर्क भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे 1 रेडियन बोलेंगे। और हम लोग मैथ से हम लोग ये थ्योरी उठाए हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा कैसे होगा वो मैथ्स में पढ़ोगे। पाई/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, पाई/3 इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह याद कर लो, पाई/4 कहेगा तो 180 में 4 से डिवाइड कर देना 45। रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा रेडियन। आप इसको लिखो भाई। ऐसे देखो, नहीं लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि हम लोग जो भी बच्चे लोगों से मिलते हैं तो बच्चा लोग यही कहता है कि सर हमको थ्योरी तो क्लियर होता है बट प्रॉब्लम नहीं बनता है। तो देखो, थ्योरी क्लियर होने का मतलब और प्रॉब्लम नहीं बनने का मतलब दोनों अलग अलग चीज है। थ्योरी तुमको क्लियर तभी माना जाएगा जब प्रॉब्लम बनेगा, और वो तभी होगा जब तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे और लिखोगे। ऐसा नहीं कि केवल सुन रहे हैं कहानी, तो ऐसे तो तुम कहानी बहुत सारा सुना, तुमको अच्छा लगा भी होगा, तो उसी तरह अच्छा लगेगा भी, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब सुनने के साथ लिखने वाला काम करोगे और साथ में न्यूमेरिकल बनाने वाला काम करोगे। न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिजिक्स क्या है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। थ्योरी को हम लोग क्लियर तभी मानते हैं जब आप न्यूमेरिकल क्लियर होगा। अब मान लो साइकिल चला रहे हो और साइकिल का थ्योरी तुमको पढ़ा दिया जाए कि साइकिल का पैडल है हैंडल है, तो साइकिल चला लोगे नहीं। हम लोग साइकिल तभी चलाएंगे जब थ्योरी के साथ पैडल हैंडल तो जाने, साथ में बैठ के हम लोग क्या करें पैडल भी मारे, थोड़ा सा गिरेंगे उठेंगे। तो न्यूमेरिकल का काम यही होता है कि इस थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाए वो चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसको आप लोग लिखते रहिए, थोड़ा सा लिख लिए, चलो लिख लो, हो गया कंप्लीट, मिटाया जाए। चलो ठीक है, अब हम लोग मिटाते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग बता रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल में ही आपको सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। जस्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग प्लेन एंगल का डिस्कस कर चुके हैं, अब दूसरा है सॉलिड एंगल। तो बोलो कि सर सॉलिड एंगल कहां हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, जैसे तुम लोग बोलता होगा आइसक्रीम खाते हो तो बोलते हो कि कोन वाला आइसक्रीम दीजिए, तो कोन जो तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हो, या स्फीयर जो बॉल वाला है स्फीयर देखा होगा, तो कोन जो है अब उसका हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, वो तो सॉलिड होता है। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल के विषय में। वहां तो प्लेन एंगल था पिछला वाला जो सर्किल वाला डिस्कस किए थे, तो हम लोग सॉलिड एंगल के विषय में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ये कोन है, ये कोन, तो ये क्या हो गया सॉलिड एंगल इसका, ये थीटा, मान लो ये थीटा हो गया। तो हम लोग सॉलिड एंगल को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं ओमेगा से या डब्ल्यू से, या बहुत लोग बोलते हैं इससे, ये डब्ल्यू। अब ये इसका क्या है एरिया है, और मान लो ये एरिया हो गया और ये तुम्हारे पास क्या है रेडियस है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टेरेडियन का, सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका सॉलिड एंगल का। इसका एसआई यूनिट क्या होगा स्टेरेडियन होगा।
एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। अब स्टेरेडियन को हम लोग जनरली जो है एसआर भी शॉर्टकट में लिखते हैं, स्टेरेडियन। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको शॉर्टकट में हम लोग एसआर भी लिखते हैं। तो इसका विशेष रूप से हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री में, मैथ्स में पढ़ोगे इसका डिस्कशन। हम लोग को फिजिक्स में बस थोड़ा सा पढ़ना है कि ओमेगा क्या है भाई, इसी को हम लोग स्टेरेडियन से, एसआर से भी डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होता है? सरफेस एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन, एसआर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखो बच्चों, जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये जाकर अच्छा से एक नोट्स बनाओ, और जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ाए हैं इसको करो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट के विषय में पढ़ेंगे, और साथ में यूनिट के साथ डायमेंशन पढ़ेंगे, और उसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रॉब्लम भी करेंगे, जेई लेवल का, नीट लेवल का। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मजा आते जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते थोड़ा मैथ्स को लेते चलो, क्योंकि देखो फिजिक्स हार्ड नहीं है, हार्ड जो है मैथ्स है। और फिजिक्स में नहीं आने का फर्स्ट रीजन जो होता है कि मैथ्स को नहीं अच्छा से आना। तो इसलिए आप लोग, लेकिन उतना भी नहीं कि मैथ्स तुमको बहुत ज्यादा ये होगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन यूज पड़ेगा 9th 10th का, थोड़ा मोड़ा 11th का, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का हम लोग यूज करेंगे आगे, तो हम पढ़ाएंगे भी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं।